तो जहाँ तक बात है रिवॉल्यूशन की, मैंने आपको बताया था जो रिवॉल्यूशन होता है, अरिस्टोटल ने उसके लिए कौन सा नाम दिया है, उसमें कैसे उन्होंने डिफाइन किया है। माइनर और मेजर चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनर और मेजर चेंज जो होती है उसको भी अरिस्टोटल ने रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। तब्दीली छोटी हो या बड़ी हो, उसको अरिस्टोटल ने नाम दिया है रिवॉल्यूशन का। या इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सेम रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ना छोटी चेंज आएगी ना बड़ी तब्दीली आएगी, वो सेम रहेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पावर है वो एक पार्टी के पास है और ये पॉलिटिकल पावर दूसरी पार्टी के पास चला जाता है। तो चेंज इन पावर, पॉलिटिकल पावर में तब्दीली आ जाती है, उसको भी हम रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वन फॉर्म ऑफ सिस्टम रिप्लेस्ड बाय अनदर। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलिट्री कोप से ओवरथ्रो किया गया और वहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई, दैट इज आल्सो अ रिवॉल्यूशन। तानाशाही खानदानी राज को खत्म करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई, दैट इज आल्सो अ रिवॉल्यूशन। ओवरथ्रो ऑफ ओलिगार्की बाय डेमोक्रेसी एंड वाइस वर्सा, दैट इज आल्सो रिवॉल्यूशन। तो माइनर और मेजर चेंजेस में ये भी है, पॉलिटिकल पावर में न्यू पॉलिटिकल पार्टीज में नए मेंबर्स आ गए और नए मेंबर्स के साथ साथ कुछ पुराने मेंबर्स बाहर चले गए या नए मेंबर्स ऐड हुए, तो थोड़ी सी तब्दीली उस पॉलिटिकल पार्टी में लोअर लेवल पर अगर देखेंगे, लोअर लेवल पे, तो वो भी एक रिवॉल्यूशन है। तो फिर एरिस्टोटल ने आगे चलकर ये बताया था काज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर आप तक मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो इसमें कोई आपके साइड से नेटवर्क इशू हो सकता है। तो अरिस्टोटल ने बताया था रिवॉल्यूशन के लिए काजेज हैं। कुछ काजेज जनरल होते हैं और कुछ काजेज स्पेसिफिक होते हैं। तो जनरल काज, एज यू नो, लास्ट दिन मैंने बताया, इनइक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, जरूरत से ज्यादा कुछ अपने लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और मेरिट पे जो लोग होते हैं उनको इंपॉर्टेंस ना देना, पब्लिक ऑफिस जो है उनके लिए बंद रखना और अपने लोगों के लिए खोल देना, वो सारा भी आता है, वो सारा भी आता है जनरल काजेस में, रिवॉल्यूशन में। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फेवर हैंड्स, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फेवर हैंड्स रहने के बाद वो करप्ट सिस्टम बन जाता है। जिस तरह लॉर्ड एक्टन ने कहा है, कभी कभार ये एग्जाम में आता है, ये किसने कहा है, ये लॉर्ड एक्टन ने कहा है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये लॉर्ड एक्टन ने कहा है। और इसी तरह जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है, बहुत टाइम तक वो कुछ हाथों में जब रहती है वो फिर करप्ट बन जाते हैं, जालिमाना बन जाते हैं, और इस वजह से भी रिवोल्यूशन बर्पा हो जाते हैं, इनकलाब बर्पा हो जाते हैं। या एक नेशन पे कोई दूसरा नेशन इन्वेजन करता है, इन्वेड करता है और उस नेशन में क्या लाता है, वो फिर दावे करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमने यहाँ रिवोल्यूशन लाया। एज यूनाइटेड स्टेट्स वार अगेंस्ट इराक इन 2003, उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया था, दे आर मेकिंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, दे आर मेकिंग वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। तो जब वहां यूएन ने देखा तो वहां कोई मैस डिस्ट्रक्शन WMDs नहीं थे जो सदाम हुसैन बना रहे थे, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रोपेगेंडा था वो फेक था। लेकिन फिर यूएस ने क्या किया, उन्होंने बिना यूएन के कहने की परवाह किए इराक पे हमले किए। तो वहां पर उन्होंने फिर ऐलान किया मीडिया में, दिस इज रिवोल्यूशन, वी एंडेड द रिजीम ऑफ सदाम। और वहां पीपल्स रिजीम आ गई, नूरी अलमाल की आ गया, जो भी था पपेट था अमेरिका का, वो यहाँ हमें जिक्र नहीं करना है। लेकिन मैंने ये कहना है कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इन्वेड करके फिर बताती है यहाँ रिवोल्यूशन आ गया, यहाँ रिवोल्यूशन आ गई क्योंकि पुराना सिस्टम जालिमाना था या करप्ट था। इसी तरह हम कह सकते हैं, तो ये जनरल काज होते हैं रिवोल्यूशन के, चाहे इनइक्वालिटी हो, इनजस्टिस हो, राइट्स का ना मिलना हो, या मेरिट बेसिस सिलेक्शन ना हो, पब्लिक ऑफिस पब्लिक के लिए बंद हो और अपनों के लिए वो खुले हों, या कंसंट्रेशन ऑफ पावर फॉर अ लॉन्गर टाइम इन फेवर हैंड्स। ये सारी चीजें बन जाती है रीजनल, जनरल रीजनस और जनरल कॉजेज फॉर द रिवोल्यूशन, फॉर द रिवोल्यूशन। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक कॉजेज आते हैं, और स्पेसिफिक रीजनस में क्या है, when one form of government is replaced by another form of government, when one political party is when rule of one political party is replaced by another political party, that is also considered as a specific cause of revolution. फिर in general जो एरिस्टोटल था, he suggested measures, उन्होंने कुछ measures दिए, how to prevent these revolutions, इन revolutions को हम कैसे बचा सकते हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। he suggested these
suggestions or preventive measures for others to follow in order to stop or restrict these sentiments of revolution in the people or in the system. सबसे पहले उसने क्या बता दिया, उन्होंने बता दिया we should made efforts, हमने ऐसे इकदाम करने चाहिए in order to adopt and made friendly atmosphere. हमें यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होगा सोसाइटी या स्टेट में वो फ्रेंडली होना चाहिए, फुल ऑफ पीस एंड हार्मनी होना चाहिए. तो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमने डेवलप करना है. हमने एनिमीज ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए. हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए. दूसरा उसने ये भी बता दिया, जिस तरह वहाँ था एक जनरल कास्ट बनता था, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन नहीं होती थी और जो ऑफिसेज होते थे वो बंद रहते थे आम लोगों के लिए, लेकिन अपने लोगों के लिए वो खुले रहते थे. So all the offices should be open to the public. All the offices should be open to the public on merit basis. चाहे अवामी दरबार हो या मेरिट बेसिस आपने सिलेक्शन करनी हो किसी ऑफिस में, तो वो आपने मेरिट बेसिस करनी होगी, ना कि प्रेजुडाइज पे, ना कि अप्रोच पे. तो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होनी चाहिए और पब्लिक ऑफिसेज शुड बी ओपन फॉर द पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस एंड ग्रीवेंसेस एज वेल. और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यूअर हैंड्स होती है, चाहे वो ओलिगार्की की बात हो या टायरनी की बात हो, लेकिन यहाँ पर जो एक प्रिवेंटिव मेजर है वो ये है, जो ये पॉलिटिकल पावर होता है या इकोनॉमिक पावर होता है, देयर शुड बी नो मोनोपोली ऑफ फ्यू फैमिलीज. कुछ ही लोगों के हुकूक या मालिकाना हुकूक या ओनरशिप राइट्स इन इकोनॉमिक सेक्टर्स या पॉलिटिकल सिस्टम्स में नहीं होना चाहिए. There should be no monopoly of few families in offices. चाहे वो political offices हो या economic offices हो, जो भी offices हो वहाँ few families की monopoly नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एरिस्टोटल ने ये भी एक preventive suggestion दी थी, there should not be centralization of power. What is the centralization of power? That is concentration of power in fewer hands. He suggested the preventive measure against this as डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. एज यू नो, दो चीजें हैं, एक है फेडरेशन, अनदर है डिसेंट्रलाइजेशन. देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. इन फेडरेशन देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड यूनिट्स. बट इन डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स. तो डिवीजन ऑफ पावर्स जो फेडरेशन में आता है वो दो लेवल्स आते हैं, और जहां तक डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आता है वो दो नहीं बल्कि तीन लेवल्स पे आता है. सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. लोकल लेवल में एज यू नो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी. तो एरिस्टोटल ने यहाँ बोला था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिवोल्यूशन वी शुड अडॉप्ट डिसेंट्रलाइजेशन, वी शुड अडॉप्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट वेरियस लेवल्स. और जहां तक बात है फॉरेनर्स की, ये शायद मैंने मेंशन नहीं किया था बोर्ड पे, यू कैन रिमेंबर दिस वेरी पॉइंट. जो फॉरेनर्स होते हैं, इमिग्रेंट्स या स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स होते हैं, दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम होल्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस. जो फॉरेनर्स होंगे या जो इमिग्रेंट्स या स्ट्रेंजर्स होंगे, जो यहाँ के सिटीजन्स नहीं होंगे, जो यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं होंगे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिवोल्यूशन वी शुड कीप अवे these very foreigners from holding any sort of permanent offices, in particular public and political and economic offices. तो strangers या foreigners को हमने away रखना चाहिए from holding these very political offices or economic offices. और जहां तक सिस्टम है, एक करप्ट सिस्टम की बात होती है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्राइबरी सिस्टम जहां पर आम हो, माल प्रैक्टिसेस जहां आम हो, these should be avoided. ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो मुनसिफाना हो, फेयरफुल हो, जिसमें कोई करप्शन ना हो, ब्राइबरी का सिस्टम ना हो, माल एडमिनिस्ट्रेशन ना हो. सो माल प्रैक्टिसेस एंड ब्राइबरी शुड बी अवॉइडेड, शुड बी. और जो रूलर होगा, रूलर को अपनी आंखें और कान कैसे खुले रखने चाहिए, उसके जासूस, उसका जो सिस्टम है, उसकी जो इंटेलिजेंसिया है वो ऐसी होनी चाहिए, समाज में एक छोटी सी चिंगारी पे उनको नजर रखनी पड़ेगी, उस चिंगारी से अगर आग भड़केगी तो समाज में एक छोटी सी चिंगारी जहां से स्टार्ट होती है, समाज में लोअर लेवल पर, ऊपर से लेके लोअर लेवल तक इंटेलिजेंस एक रूलर की, एक स्टेट में स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट जो बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट हो, जो बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्यूशन हो, इट शुड बी निप्ड इन द बड,
इट शुड बी निप्ड इन द बड, जहां से स्टार्ट हो वहीं पर इसको खत्म कर दिया जाए, वहीं पर इसको खत्म कर दिया जाए। ऐसी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होनी चाहिए एक कंट्री के रूलर के अंडर। इसके अलावा जो आप देखते हो सडन प्रमोशंस मिल जाती है कुछ लोगों को, जल्दी उनको तरक्कियां मिल जाती है, प्रमोशंस मिल जाती है। सो नो पर्सन इन द स्टेट शुड बी अलाउड टू राइज सडनली। स्टेट में किसी भी पर्सन को जल्दी प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए। नो पर्सन शुड बी अलाउड इन द स्टेट टू राइज सडनली। सडनली किसी की तरक्की नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स, तो एरिस्टोटल क्या चाहता है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रमोशन शुड बी देयर। सडन प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, जल्दी किसी को तरक्की मिले। तो इसके बरकस क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रमोशन शुड बी देयर इन द स्टेट। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रमोशन शुड बी देयर इन द स्टेट। और जहां तक इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन की बात है, लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ करेक्टर या इंटेग्रिटी टुवर्ड्स द नेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। जहां तक लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी टुवर्ड्स द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, तो जो ये फेथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री है, ये होनी चाहिए क्राइटेरिया। किसके लिए क्राइटेरिया होनी चाहिए, टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस इन द स्टेट, टू होल्ड द हाईएस्ट ऑफिस इन द स्टेट। ये एक और प्रिवेंटिव मेजर था रिवोल्यूशन के लिए जो एरिस्टोटल ने सजेस्ट किया। एक तो उसने बोला प्रमोशन स्लो और ग्रेजुअल या मेरिट बेसिस होनी चाहिए, और दूसरा उसने ये भी बता दिया जब आप लॉयल्टी रखते हो कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल करेक्टर की जानिब, तब जाके आपको एक हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस मिल सकता है, तब जाके आपको एक हाईएस्ट ऑफिस पॉलिटिकल ऑफिस मिल सकता है। और ये क्राइटेरिया होना चाहिए, हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑफिस उसको मिलेगा जो लॉयल होगा टुवर्ड्स नेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर। और जहां तक रूलर होगा इन ऑर्डर टू डिफेंड द मदरलैंड, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड प्रॉपर्टी एंड द लैंड, जो होगा जहां तक डिफेंड करने की बात है, एक रूलर के तहत एक स्टेट में स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। और इसके अलावा फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म शुड बी प्रमोटेड। ऐसे प्रोग्राम्स आपने मुनक्किद करने होंगे जिससे लोगों में और आप में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा हो वो रोशन हो, वो उजागर हो। तो जो पैट्रियोटिज्म है इट शुड बी प्रमोटेड, इट शुड बी प्रमोटेड। और जहां तक रूलर की बात है, ही शुड पार्टिसिपेट इन दी worships, he should participate in public worship as well as religious ceremonies of the people। जो religious ceremonies, रूलर किसी भी मजहब से हो, लेकिन उसको in order to win the hearts on the part of the public, he should participate in the religious ceremonies of the people with different faiths, with different faiths। तो ये कुछ सेटअप्स थे जो एरिस्टोटल ने बताए थे, सजेस्ट किए थे, प्रिवेंटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिवोल्यूशंस फ्रॉम हैपनिंग। तो ये रिवोल्यूशंस के बारे में थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एरिस्टोटल ने बोला था, जहाँ तक लैंड की बात है, उसने अपने सिटीजन्स को बोला था, उसने अपने सिटीजन को ये बोला था जो ज़मीनें होनी चाहिए वो अपने घर के पास नहीं होनी चाहिए। वो एक तो अपने घर के पास होती ही होती है, दूसरा जो ज़मीन का टुकड़ा होगा वो घर से दूर बॉर्डर के करीब होना चाहिए। सो जो लैंड है ये दो जगहों पर होनी चाहिए, एक घर के करीब जहाँ आप रहते हो और दूसरा बॉर्डर के पास। क्यों? क्योंकि उसने ये भी सोचा कि अगर सिर्फ घर के पास होंगे तो बॉर्डर के पास किसी और का होगा, वो सोचेगा व्हाई शुड आई केयर अबाउट द लैंड नियर द बॉर्डर एरिया। फायरिंग होती है, दुश्मन हड़प लेगा, फॉरेन कंट्री हड़प लेगा, हड़पने दो, मेरी ज़मीन तो इधर है। लेकिन ये पैट्रियोटिज्म तब प्रमोट हो जाएगी ज़्यादा जब आपकी ज़मीन एक तो आपके घर के पास है और दूसरा बॉर्डर के पास है। क्यों? जब सब लोगों की ज़मीन अपने घरों के पास है और दूसरा टुकड़ा बॉर्डर के पास होगा, तब जाके वहाँ पर क्या होगा, वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने लैंड को। वो सोचेंगे वहाँ हम सब की ज़मीन है, तो वी विल डिफेंड द फॉरेन इन्वेजन कलेक्टिवली। दैट इज़ व्हाई ही फेवर्ड जो ज़मीन होगी वो दो जगह होनी चाहिए, घर के पास और बॉर्डर के पास। उसके बाद जो एरिस्टोटल है उसने कॉन्सेप्ट एक और दिया है, वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट में। लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, ही क्लासिफाइड द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। क्वांटिटी एक होती है जिसमें रूल बाय वन पर्सन, रूल बाय फ्यू और रूल बाय मनी। और यहाँ से जो क्वालिटी होती है वो एक प्योर सिस्टम होता है, एक करप्ट सिस्टम होता है। और करप्ट सिस्टम को दूसरा नाम परवर्टेड फॉर्म भी कहा जाता है। तो जहां मैंने एक्रोनिम बोला था मतोपड़, MTAOPD, मोनार्की के अगेंस्ट टायरनी है, और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट ओलिगार्की है, और पॉलिटी के अगेंस्ट डेमोक्रेसी है।
तो मोनार्की थी, वो प्योर था, फेयर रूल था, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में वो सोच रहा था एक रूलर। लेकिन उसके अगेंस्ट जो टायरनी थी वो एक सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फिश मोटिव्स के बारे में सोचता रहा। तो इनकी क्वालिटीज एक की अच्छी थी, एक की बुरी थी। इसी तरह जो प्योर फॉर्म थी जिसमें कुछ लोग रूल करते हैं, रूल बाय फ्यू, वो थी एरिस्टोक्रेसी, और वो पब्लिक इंटरेस्ट या कलेक्टिव इंटरेस्ट चाहते थे। और इसके अगेंस्ट में जो सेल्फिश इंटरेस्ट चाहते थे वो थे ओलिगार्किक एलिमेंट्स। इसके अलावा फिर रूल बाय मनी, जब बहुत ज्यादा लोग आपको रूल करेंगे, वो पॉलिटी है अगर वो अच्छा रूल करते हैं, लेकिन जब उनका रूल सेल्फिश बन जाए या उनका जो रूल होता है वो एबल ही नहीं होते हैं सिस्टम को चलाने में, वो डेमोक्रेसी में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल दैट वाज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसकी जो पॉलिटी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों था बेस्ट, क्यों था वर्स्ट, उसने ये बता दिया। जो ओलिगार्किक एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा अमीर होते हैं, एलिट्स होते हैं, बहुत कम तादाद में वो होते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों पर वो रूल करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो वहाँ जो प्रॉब्लम है वो उनकी अमीरियत है। और जो रूल बाय मनी पीपल, बहुत ज्यादा लोग जब रूल करते हैं उनका रूल करप्ट हो जाता है, कामयाब नहीं होता है, वो होते हैं गरीब, रूल बाय पुअर, उसको उन्होंने बोला था डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर उसने टू एक्सट्रीम्स बताए थे, जो मैंने फिर बाद में गोल्डन मीन भी बोला। टू एक्सट्रीम्स उसने बताए थे। ओलिगार्की में उसने एक्सट्रीम बताया था, एक्सट्रीम रिचनेस, और डेमोक्रेसी में उसने बताया था एक्सट्रीम पोवर्टी। तो एक्सट्रीम रिचनेस और एक्सट्रीम पोवर्टी जब सिस्टम में होती है तो वहां पर या तो जो ओलिगार्किक एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ ये पता होता है हाउ टू रूल, लेकिन उनको ये नहीं पता हाउ टू बी रूल्ड। उनको जब ये पता होता है हाउ टू रूल, वो दौलत के बिल पर हुकूमत करते हैं, असर रसूख को रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है तो वो ज्यादा एरोगेंट बन जाते हैं। ज्यादा वो एरोगेंट बन जाते हैं और वो अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल नहीं बन जाते हैं, उनको बस हुक्म चलाना आता है, डिक्टेट टर्म्स एंड कंडीशंस कर सकते हैं वो। लेकिन इसके अगेंस्ट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी डेमोक्रेसी में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब कुर्सी पे आ जाते हैं, वो बिल्कुल एबल ही नहीं होते हैं हुक्म चलाने में, वो बस हुक्म बजा लाने में एबल होते हैं। अब उनको जब कुर्सी मिलती है, सो दे आर टोटली अनअवेयर अबाउट हाउ टू रूल, बिकॉज दे जस्ट नो हाउ टू बी रूल्ड, क्योंकि वो मजबूर होते हैं हुक्म बजा लाने में। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सट्रीम पुअर। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो रिचनेस है और पोवर्टी है। तो पॉलिटी बेस्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि पॉलिटी में अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया था कि जब सिस्टम होगा उसमें ना एक्सट्रीम्स ओलिगार्की के होंगे और ना एक्सट्रीम्स डेमोक्रेसी के होंगे, तब जाके वो गोल्डन मीन बन जाता है, तब जाके वो पॉलिटी बन जाती है, और वो होती है बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट। लेकिन अपने मास्टर की बात, जो प्लेटो था, उसने आइडियल स्टेट बोला था। एरिस्टोटल ने उसकी आइडियल स्टेट को फॉलो किया था। उसने कहा था एरिस्टोटल ने कि ये जो आइडियल स्टेट प्लेटो की है, इट वुड बी बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन ये प्रैक्टिकल में नहीं है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट बी अ प्रैक्टिकेबल वन, ये प्रैक्टिकेबल नहीं होगी। दैट इज व्हाई ही गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटी। क्योंकि वो कहता है पॉलिटी में वो लोग हुकूमत करेंगे जो न ज्यादा अमीर होंगे, क्योंकि वहां एक्सट्रीम्स ऑफ ओलिगार्की नहीं होंगे, न ज्यादा गरीब होंगे, क्योंकि वहां एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम्स ऑफ ओलिगार्की जो होते हैं दैट लेड टू एरोगेंस, दे जस्ट नो हाउ टू रूल। और जो एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर दे जस्ट नो हाउ टू बी रूल्ड, उसमें कंप्लीट कंट्रोल रहता है पीपल का। दे जस्ट नो हाउ टू बी रूल्ड, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू रूल। तो अमीर और गरीब, तो एक्सट्रीम रिचनेस एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी जो होती है, जहां पर ये नहीं होगी, वो होती है पॉलिटी। और पॉलिटी को एरिस्टोटल ने बोला ये होती है बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट। क्यों? इसमें जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा अमीर होते हैं ना वो ज्यादा गरीब होते हैं, तो वो होते हैं किस क्लास के? वो होते हैं मिडिल क्लास के, वो होते हैं मिडिल क्लास के। उसके बाद एरिस्टोटल ने बोला जब मिडिल क्लास आएगा, ना वो ज्यादा अमीर होंगे ना वो ज्यादा गरीब होंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक बैलेंस्ड हुकूमत होगी, बिकॉज दे नो हाउ टू रूल एंड हाउ टू बी रूल्ड। उनको ये पता होगा, क्योंकि वो ना ज्यादा अमीर होंगे और नहीं ज्यादा वो गरीब होंगे। और जहां तक ये मिडिल क्लास वालों की बात है, दे विल बी इन मेजॉरिटी, वो हमेशा किस में होंगे? मेजॉरिटी में होंगे। So middle class will be the dominant class, and also there are greater chances of a stable government, peace and harmony will prevail, balanced system होगा वहां पर। और ये जो मिडिल क्लास होता है, there are pretty less chances of revolution, क्योंकि वहां ना अमीर ज्यादा हैं ना गरीब हैं। वहां जो लोग होंगे वो न ज्यादा अमीर होंगे ना गरीब होंगे, बल्कि वो एक बैलेंस्ड सिस्टम में होंगे, मिडिल में होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो हो वो मिडिल क्लास की होगी। और जो मिडिल क्लास होगा, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है,
ना वो ज़्यादा अमीर होते हैं ना वो ज़्यादा गरीब होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट होती है एक तो स्टेबल होती है, दूसरी ये ड्यूरेबल होती है, और ये माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है बल्कि वेल एडमिनिस्ट्रेड प्रैक्टिकेबल स्टेट होती है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट में वो यही बोलता है गोल्डन मीन या पॉलिटी, जिसमें एक्सट्रीम्स ऑफ ओलिगार्की और एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी नहीं होंगे। उसके बाद एक और कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, वो एरिस्टोटल का था सिटीजनशिप का। तो सिटीजनशिप के बारे में उन्होंने बता दिया, जो रेजिडेंट्स होते हैं, ऑल रेजिडेंट्स आर नॉट सिटीजन्स। जो रेजिडेंट्स होते हैं वो सारे सिटीजन्स नहीं हो सकते। क्यों? जो वमेन्स होते हैं, एलियंस या स्लेव्स, ये फॉरेनर्स होते हैं, वो भी सिटीजन्स नहीं हो सकते। सिटीजनशिप का मतलब होता है, ये अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इट वाज अ प्रिविलेज टू द रूलिंग क्लास। जो सिटीजनशिप होती है इट इज अ प्रिविलेज टू द रूलिंग क्लास। बुक 5 ऑफ पॉलिटिक्स में शायद अरिस्टोटल ने जिक्र किया है। बुक 5 ऑफ पॉलिटिक्स, शायद मैंने आपको बता दिया, जो पॉलिटिक्स है उसके 8 वॉल्यूम्स है। पर बुक 5 ऑफ पॉलिटिक्स में अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया है सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप का कंसेप्ट। तो सिटीजन कौन बन सकता है या सिटीजन कौन नहीं बन सकता है, और डेफिनेटली ही वाज अगेंस्ट दिस। वो जेंडर के बारे में बता रहा था, जैसे फीमेल्स होंगे या जो वमेंस होंगे उनको ये सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो वमेंस के साथ साथ स्लेव्स या एलियंस होंगे उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और क्वालिफिकेशंस क्या होती है नॉट टू बी अ सिटीजन? एक वो शख्स जिसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है, अगर वो किसी सिटी का रेजिडेंट भी हो या स्टेट का रेजिडेंट भी हो, या उसको कुछ लीगल राइट्स भी होंगे, या इसके अलावा उसका जो क्राइटेरिया बर्थ है, उसका जन्म सिटी या स्टेट में हुआ है, ये तीनों चीज़ें डिनाई करती है, उसको इनके बेसिस पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। चाहे वो सिटी या स्टेट में रह रहा हो, उसकी रेजिडेंस हो टेम्पररी, या इसके अलावा उसकी जो बर्थ है वो सिटी में हुई हो या कहीं और हुई हो। इसके अलावा अगर कुछ लीगल राइट्स उसको होंगे, दीज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू गिव सिटीजनशिप टू एनीबडी। तो इन 3 ग्राउंड्स पे किसी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अब सिटीजनशिप किसको मिलेगी? सबसे पहले उन्होंने बता दिया, सिटीजनशिप उसको मिलेगी जो कोई डेलिबरेटिव पॉलिटिकल फंक्शन कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, जिसको पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जो कोई स्टेट के लिए एक काम कर रहा होगा, चाहे वो डेलिबरेटिव फंक्शन हो, डेलिबरेटिव के साथ साथ वो या तो जुडिशियल फंक्शन होगी। तो होल्डिंग पब्लिक ऑफिस इन वन स्टेट हैविंग पॉलिटिकल राइट्स, उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस में उन्होंने ये भी बता दिया, जो सिटीजनशिप किसी को मिल सकती है, किसी सिटीजन को सिटीजनशिप तब मिल सकती है अगर उसके पास क्या होंगे, प्रॉपर्टी एज वेल एज स्लेव्स। उसके पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और उसके पास स्लेव्स भी होने चाहिए। इसके अलावा जो पीजेंट्स होते हैं, ट्रेड्समैन या लेबरर्स होते हैं, वमेन, they were not eligible for the citizenship, they were not eligible for the citizenship। और जहाँ तक सिटी स्टेट्स में बात थी सिटीजनशिप मिलने की, तो जो ग्रीक्स होते थे सुपीरियर रेस के, हेलेन, जो लास्ट टाइम मैंने बता दिया, हेलेनस या ग्रीक्स होते हैं, तो सिर्फ ग्रीक सिटीजन हुआ करते थे। और ग्रीक्स के बाहर जो सिटी स्टेट्स थे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो इन्फीरियर होते थे और उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती थी, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। और जो यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स थे, अरिस्टोटल ने पॉलिटिकल राइट्स भी सिर्फ किनको दिए थे, वो सिर्फ सिटीजन्स को दिए थे। तो इनमें भी क्या होता था, कभी एक आते थे कभी दूसरे आते थे, क्योंकि जो वोट डालते थे उनको भी सिटीजनशिप हासिल थी, और पब्लिक या पॉलिटिकल ऑफिस वही होल्ड करते थे क्योंकि उनको सिटीजनशिप थी। तो इन जनरल सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल उनको मिली थी या उनको मिलती थी वहाँ पर जो डेलिबरेटिव या जुडिशियल फंक्शंस में हिस्सा लेते थे, जिनको पॉलिटिकल राइट्स थे और जिनके पास प्रॉपर्टी के साथ साथ स्लेवरी भी थी, प्रॉपर्टी के साथ साथ स्लेवरी भी थी। और वमेन्स या जो ट्रेड्समैन होते थे या पीजेंट्स या जो स्लेव्स थे, इनको कोई सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल नहीं मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ तक उसके सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट की बात है। लेकिन सिटीजनशिप के लिए उसने ये डायरेक्टली बता दिया बुक 5 ऑफ पॉलिटिक्स में, जो ये क्राइटेरिया फॉर बर्थ या रेजिडेंस या कुछ लीगल राइट्स होंगे लोगों को, उस वजह से उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जो एरिस्टोटल है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस वो मैंने आपको बता दिया। ही वाज अ रियलिस्ट थिंकर आल्सो, और उसको कहा जाता था चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। और स्टेट के बारे में उसने बता दिया था, इट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। और इंसान के बारे में क्या बताया था उसने, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज़ अ जू पॉलिटिकॉन, मैन इज़ अ जू पॉलिटिकॉन। और उसने स्टडी किए थे 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड। ऑफ वर्ल्ड में ज़्यादातर यही सिटी स्टेट्स ऑफ यूरोप आते हैं, सिटी स्टेट्स ऑफ यूरोप आ जाते हैं।
और गोल्डन मीन टर्मिनोलॉजी जो है ये उसी ने कॉइन की थी, जिसमें वो पॉलिटी या बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बोलता है। और इसके अलावा वो फर्स्ट रियलिस्टिक फिलासफर था। और इसके अलावा इसने ये भी बता दिया स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। जिस तरह मैंने प्लेटो का फिर ग्रुप में शेयर किया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम वे आई एम गोइंग टू शेयर दिस इवनिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्लेटो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो जस्टिस के बारे में हो या बाकी कुछ आउटसाइड इस सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या क्वेश्चंस होंगे, आई विल शेयर दैट टू यू पीपल इन द ग्रुप एज वेल, सो दैट यू विल रिमेंबर देम एंड नोट देम। उसके बाद अरिस्टोटल के बारे में अगर और कोई कंसेप्ट रह जाता है, वी विल डिस्कस दैट टू, बट मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोना स्टार्ट टुमारो अबाउट मैकियावेली।